हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इनकम टैक्स का सेकंड क्वेश्चन बैंक करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन बैंक में अपन ने 1 से 20 तक क्वेश्चन किए थे। थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे। आज के क्वेश्चन रिलेटिवली इजी रहेंगे, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी मेड। कहता है कि अगर आपको 80D का डिडक्शन लेना है, अपनी इनकम को कम करना है, तो हेल्थ इंश्योरेंस आप कैसे पे करोगे? तो देखो, आप याद कर लो, कैश से पे नहीं करना। कैश के अलावा जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, पेटीएम, जो भी तरीका लगे, एनी मोड अदर देन कैश। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको पेमेंट जो करना चाहिए कैश में, गलत। कैश के अलावा पहले कोई कहता था कि इसका पेमेंट चेक से होना जरूरी है, पर देखिए आजकल ऑनलाइन पेमेंट के बहुत तरीके हो गए हैं, तो कैश के अलावा कोई सा भी तरीका चलेगा, इसलिए आपका इसका बेटा आंसर होगा बी। ठीक है सर, एक मिनट पेन ले लेते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डोनेटेड इन कैश फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज। मैं इससे पहले भी कह चुका, आप एक क्वेश्चन बैंक तभी लगाइए जब आपकी थोड़ी बड़ाई हो रखी है, तो कीजिए, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ गलतियां निकलेंगी तो उसको आप अच्छे वे में लीजिएगा कि चलो अच्छा हुआ आपका ध्यान एग्जाम से पहले ही यहाँ आ गया। देखो, अगर आपको 80G का बेनिफिट लेना है तो उसमें भी आप चेक से पेमेंट करो, अच्छा यही रहता है। कैश देना चाहते हो तो 2000 तक कैश दे सकते हो, 2000 से बड़ा पेमेंट आपको चेक से देना पड़ेगा। ओके, रूल, अगर आप डोनेशन देते हैं, 80G का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो 2000 से बड़ी डोनेशन आपको चेक से या ऑनलाइन तरीके से देनी चाहिए। कैश में मैक्सिमम अमाउंट 2000 रुपए है। ठीक है, तो ये आपको याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कोई वैसे ही बंदा कह दे कि मैंने गौशाला में दान दिया या मंदिर में दान दिया, किसी भी चीज में डोनेशन दिया, तो कैश नहीं देना, पक्के में देना है डोनेशन। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस और कार्ड गेम एटसेट्रा। लॉटरी से इनकम, क्रॉसवर्ड पहेली, हॉर्स रेस, कार्ड, यानी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से आप पैसे जीतते हैं तो नो डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A इज अलाउड एंड बेसिक एग्जामिशन लिमिट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। सेकेंड में लिखा है नो डिडक्शन बट अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन कैन बी एग्जॉस्टेड। नहीं, इसका ए सही है। देखो बताता हूँ, देखो अगर आपके पास कैजुअल इनकम है तो आपको उस पर टैक्स भरना ही पड़ेगा। अगर मान लो किसी पर्सन ने केवल 6 लाख रुपए या मान लो कि 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए उसने लॉटरी से कमाए, ठीक है, तो वो ये कहता है कि मुझे 80D का डिडक्शन चाहिए, तो नहीं मिलेगा। कैजुअल इनकम में से जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस होते हैं वो नहीं मिलते हैं। और जैसे मान लो कि किसी पर्सन की इनकम 2 लाख रुपए है, तो वैसे तो क्या होता है कि किसी पर्सन की इनकम अगर 2 लाख रुपए है तो उसकी 50,000 की लिमिट बच गई, 50,000 की लिमिट बच गई। ये लिमिट आप LTCG से पूरी कर सकते हो, सेक्शन 111A से पूरी कर सकते हो, लेकिन कैजुअल इनकम से पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बची हुई एग्जामिशन लिमिट के बारे में बताया है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर किसी बंदे ने अगर 2 लाख रुपए की कैजुअल इनकम कमाई है तो उस पर टैक्स उसको देना पड़ेगा, और बची हुई जो लिमिट है उसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। टफ पॉइंट था। ठीक, नेक्स्ट। Mr. Kashyap has acquired a building from his friend on 10th of October 2019 for rupees 15 lakh. The stamp duty value of building on the date of purchase is 15,70,000. Income chargeable to tax in the hands of Mr. Kashyap is, देखिए, मिस्टर कश्यप है, उन्हें एक चीज सस्ते में मिली। जो चीज 15,70,000 की होनी चाहिए वो उसे 15 लाख में मिली। प्राइमा फेसी उसे 70,000 का बेनिफिट हुआ, और प्राइमा फेसी ये बेनिफिट 50,000 से ज्यादा है। 50,000 से ज्यादा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है। गिफ्ट वाला टॉपिक आपने पढ़ा है, उसमें कैश में गिफ्ट होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट होता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट भी होता है। इसे चीज गिफ्ट में नहीं मिली है, लेकिन इसे चीज सस्ते में मिली है,
और इसे जो फायदा मिला है वो 50,000 से ज्यादा है, तो पहली नजर में लगता है कि 70,000 का टैक्स लगेगा, लेकिन अभी एक 10% का रूल भी है कि अगर ये जो गैप है ना, अगर वो विद इन 10% है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 15 लाख का 10% होता है 1,50,000, तो अगर 1.5 लाख रुपए तक का गैप है तो टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो मिस्टर कश्यप जो कि इस क्वेश्चन के बायर हैं, जिन्हें चीज सस्ते में मिली है, जिन्हें 70,000 का बेनिफिट भी हुआ है, तो भी उनके हाथों में टैक्स नहीं लगेगा। इसका आंसर निल आएगा। रूल के अंदर रूल्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल रिसीव्ड ₹60,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। वेल 60,000 रुपए मिला, यानी 50,000 से ज्यादा, और बर्थडे है, कोई खास बात नहीं है। तो 50,000 से बड़ा गिफ्ट अगर होता है और नॉन रिलेटिव से होता है तो वो टैक्सेबल होता है और पूरा का पूरा होता है, तो टैक्सेबल हो जाएगा सर इसका आंसर। द एंटायर अमाउंट ऑफ 60,000 इज टैक्सेबल। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, Mr. X, aged 61 year, received a dividend of ₹12 lakh from a domestic company in previous year 1920. Tax chargeable under section 115 BBDA is 10% on. Well, एक जमाना था जब डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिलता था या कहें डोमेस्टिक कंपनी से मिलता था तो वो एग्जेम्प्ट होता था। एक सेक्शन होता था 1034, उसमें डिविडेंड की इनकम पूरी तरह एग्जेम्प्ट होती थी। अब यह है कि 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है और 10 लाख के बियॉन्ड जो होती है उस पर 10% टैक्स लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स जिनको 12 लाख की इनकम हुई है, उसमें से जो 10 लाख है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी जो 2 लाख है उस पर टैक्स लगेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि टैक्स किस पे लगेगा, तो टैक्स बी पॉइंट केवल 2 लाख रुपए पे लगेगा और रेट 10% है। बहुत सारे रूल्स, अगेन मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा, फिर कहता हूं, आप कैसे तैयार करेंगे डिविडेंड क्या होता है पता होना चाहिए। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा, इंडियन कंपनी से मिलेगा तो क्या होगा, टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा, ये सारा आपको आना चाहिए, ठीक है सर। 2 लाख रुपए लगेगा। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी इन एक्सेस ऑफ 10 लाख बाय एन इंडिविजुअल। तो ये तो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा, सेम ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि इसमें से आप डिडक्शन नहीं ले सकते, लेकिन आप जो लॉस है वो सेट ऑफ कर सकते हो। दूसरा कहता है रूल, आप डिडक्शन नहीं ले सकते, सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि ये जो डिविडेंड की इनकम है जो कि 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है और 10 लाख से जो ज्यादा वाला पार्ट है उस पे ना तो आप कोई डिडक्शन ले सकते हैं, 80C से लेके 80U तक का कोई डिडक्शन भी नहीं ले सकते, और ना ही किसी और लॉस को आप इस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। तो सेट ऑफ की भी मनाही है और डिडक्शन की भी मनाही है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी हो जाएगा, नो डिडक्शन कैन बी अलाउड एंड नो लॉस कैन बी सेट ऑफ। तो बी आंसर दिया है मैंने, बी ही आंसर है। टफ क्वेश्चन था। अगला, मिस्टर वाई हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 51,000 ऑन 24th of October फ्रॉम रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। वेल, इसमें 2 पॉइंट आ गए सर। मिस्टर वाई को अपने शादी के मौके पर रिश्तेदारों से गिफ्ट मिला है, वैसे ही रिलेटिव से मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है और मौका भी इसकी शादी का है। शादी के मौके पर जो गिफ्ट होता है चाहे कितने का भी हो सर वो एग्जेम्प्ट होता है। तो मेरा आंसर है कि पूरा का पूरा एंटायर 51,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सी आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर मयंक हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 75,000 ऑन 24 अक्टूबर फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑफ द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। वेल, शादी हो गई, उसके बाद हर साल शादी की सालगिरह आती है, शादी की वर्षगांठ आती है, उस पे अगर आपको गिफ्ट मिलेगा और वो 50,000 से ज्यादा होगा, नॉन रिलेटिव से होगा, तो वो पूरा टैक्सेबल होगा। तो मिस्टर मयंक को उसकी जब शादी की एनिवर्सरी आई उस पे जो गिफ्ट मिला है फ्रेंड से, ये पूरा टैक्सेबल होगा। तो पूरा 75,000 टैक्सेबल होगा। इसका आंसर होगा ए, एंटायर 75,000 इज चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है सर। वेल, छोटे जो क्वेश्चन है आज, द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन ऑफ ₹150,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी। वेल,
नियम क्या है कि अगर आपको कॉम्पनसेशन मिलने वाला था, वो कॉम्पनसेशन बाद में आपका बढ़ गया और फिर आपको उसका इंटरेस्ट भी मिला, मतलब जब गवर्नमेंट लेट पेमेंट करती है तो इंटरेस्ट देती है, ऐसी इंटरेस्ट इनकम का 50% एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या रूल है कि अगर आपकी कॉम्पनसेशन इनहेंस हुई है, उसका पेमेंट लेट हुआ है, आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट का 50% एग्जेम्प्ट होगा, इंटरेस्ट का 50% एग्जेम्प्ट होगा। तो इसका आंसर 1.5 लाख में से 75,000 रुपए, यानी जो कि 150,000 का 50% है, वो एग्जेम्प्ट होगा। चलिए, आप कोशिश क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट से एक रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आता है, बढ़िया बात है, नहीं आता है तो कहीं लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो तो सुनेंगे, फिर कब याद आएगा, तो कॉपी में लिख लो। आपकी कॉपी ही आपकी साथी होती है, आपकी कॉपी ही आपकी प्रॉपर्टी होती है। अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो, ठीक है। Income of a minor child suffering from any disability of the nature specified in section 80U is वैसे तो क्या होता है कि जो माइनर चाइल्ड होता है, माइनर चाइल्ड की इनकम अपन मदर में या फादर में जोड़ देते हैं। मदर या फादर में जो भी ज्यादा इनकम वाला पर्सन होता है, हम उसमें माइनर चाइल्ड को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर माइनर चाइल्ड डिसेबल हो, उसे 80U में बताई गई कोई बीमारी हो, तो फिर वो इनकम मदर फादर में ऐड नहीं होती, वो इनकम उस माइनर में जाती है। ये है रूल। तो अब कहता है कि ऐसी विकलांगता से पीड़ित बच्चे की इनकम को उस माइनर के हाथों में ही मूल्यांकन करना है सर। तो इसका आंसर ए है। अब चारों ऑप्शन देख लिया करो, पॉज करके चारों ऑप्शन देख लिया करो और फिर मैं जो बताऊं वो थोड़ा सुन लिया करो। तो मेरे ख्याल से माइनर के अंदर ही जाएगा पूरा का पूरा इनकम, ठीक है सर। 9 क्वेश्चन और रह गए। इनकम अराइजिंग टू अ माइनर मैरिड डॉटर इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया में आज भी ऐसा है कि शादी जल्दी भी हो जाती है कहीं कहीं। मान लो 17 साल की गर्ल है और उसकी शादी हो गई और मान लो उसको इनकम हुई, तो उसका क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे अब तो वो ससुराल चली गई, तो हस्बैंड के अंदर जोड़ा जाएगा, कोई कहेगा सास ससुर में जोड़ा जाएगा, कोई कहेगा कि नहीं माइनर है। तो इसका रूल सर यही है कि वो इनकम, चूंकि वो माइनर है तो उसके मदर या फादर में ही ऐड होगी। इसका रूल ये होता है कि क्लबिंग बोलते हैं, क्लबिंग करने से पहले जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा हो उस पेरेंट की इनकम में जोड़ा जाएगा। इन लॉज की तरफ, हस्बैंड की तरफ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मदर या फादर में ही ऐड होगा। तो दिस इनकम, बी ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं, दिस इनकम इज टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज टीआई बिफोर इंक्लूडिंग माइनर इनकम इज हायर, उसी में ऐड होगा। तो थोड़ा शादी का चक्कर डाल के कंफ्यूज करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where a member of a HUF converted or transferred his self-acquired property without consideration into joint family property, income arising therefrom is, जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो पैसा उसने खुद ने कमाया, प्रॉपर्टी उसने खुद ने बनाई, वो प्रॉपर्टी उसने HUF को दे दी, यानी वो प्रॉपर्टी उसने फैमिली असेट में कन्वर्ट कर दी, ट्रांसफर कर दी। शायद वो चाहता है कि उस प्रॉपर्टी की इनकम को HUF की इनकम माना जाए, पर ऐसा होगा नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी की इनकम जो ट्रांसफर करने वाला मेंबर है उसी में जोड़ा जाएगा। तो रूल क्या हुआ, पूरा लाइन सुनेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी को फैमिली प्रॉपर्टी में मिला भी देता है, तो भी उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होगी वो उस इंडिविजुअल ट्रांसफरर मेंबर की मानी जाएगी। तो ये है पूरा रूल। तो बी ऑप्शन कहता है HUF के हाथों में टैक्स लगेगा, सी ऑप्शन कहता है HUF के कर्ता के हाथों में टैक्स लगेगा, डी ऑप्शन कहता है टैक्स में छूट मिलेगी। जबकि इसका आंसर है जो ट्रांसफर करने वाला सदस्य है उसके हाथों में टैक्सेबल होगा। इसका आंसर ए होगा। आज अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं वो गिफ्ट और क्लबिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप पढ़िएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन बैंक तो आपकी एक तैयारी को देखने का तरीका है, असली पढ़ाई तो बुक से ही होगी। अंडर सेक्शन 1032 वेयर अ माइनर्स इनकम इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट, द मैक्सिमम एग्जेम्पशन अवेलेबल इज 1500 की होती है।
ऑप्शन है 1500 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड, 1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, अप टू 2000 इन रिस्पेक्ट, नहीं इसका आंसर ए होगा सर। मतलब इस वाले सेक्शन में बच्चों की लिमिट नहीं है, कई जगह बच्चों की लिमिट होती है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 2 बच्चों की लिमिट है, एटीसी में ट्यूशन फीस में 2 बच्चों की लिमिट है। लेकिन जब आप क्लबिंग करते हैं तो मान लीजिए एक अंकल जी के 4 बच्चे हैं ABCD, ए की इनकम 1000 रुपये है, ए माइनर है, इनकम 1000 है, तो क्लबिंग के बाद 1000 एग्जेम्प्ट होगा। बी की इनकम 2000 रुपये है, तो क्लबिंग के बाद 1500 एग्जेम्प्ट होगा। सी की इनकम 3000 है, उसमें से 1500 एग्जेम्प्ट होगा। डी की इनकम 4000 है, उसमें से 1500 एग्जेम्प्ट होगा। मतलब हर बच्चे के मामले में 1500 रुपये का एग्जेम्पशन होता है ईच चाइल्ड पे, और उसमें बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। तो ए और बी में टाइट कॉल था, ए कहता है बच्चों की लिमिट नहीं है, बी कहता है कि 2 बच्चों तक ही है, तो कोई लिमिट नहीं है, इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं समझ पा रहे तो आप दोबारा सुनिएगा, आपको थोड़ा समझ आएगा। ठीक सर, क्वेश्चन है स्कॉलरशिप टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय अ माइनर चाइल्ड इज, दैट इज अगर किसी माइनर को 18 साल से कम के बच्चे को अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो उसका क्या होगा। सर वो स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर अभी ऑप्शन देगा आपको कई कि भाई ये जो स्कॉलरशिप है वो बच्चे के हाथों में टैक्सेबल होगी। सेकंड ऑप्शन है कि वो स्कॉलरशिप मम्मी या पापा में ऐड होगी जो ज़्यादा इनकम वाला है, या ये स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट होगी या फादर के साथ मिलाई जाएगी। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए स्कॉलरशिप के नाम पे आपको जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्टेड इनकम में आता है, तो उसकी क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग का मतलब होता है बच्चे की इनकम को मदर फादर में जोड़ना, लेकिन वो तब होता है जब इनकम का नेचर टैक्सेबल हो। स्कॉलरशिप अपने आप में एग्जेम्प्ट है, तो इसका आपको कुछ नहीं कहना। नेक्स्ट, ठीक है, एग्जेम्प्ट आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड फ्रॉम FD विद द बैंक मेड आउट ऑफ इनकम अर्नड फ्रॉम स्कॉलरशिप इज। वेल, अब ये थोड़ी अलग बात है। जैसे स्कॉलरशिप मिली, मान लो 10,000 रुपये महीना मिली, उसको जो स्कॉलरशिप मिली उसने उसकी FD करा दी, और FD का जो ब्याज बना अब उसका क्या, तो सर ये टैक्सेबल होगा। देखिए अगर स्कॉलरशिप बेसिकली एग्जेम्प्टेड थी, लेकिन उससे जो आपने FD क्रिएट करी उसका जो ब्याज बना वो आपकी इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन FD टैक्सेबल इनकम है, तो ये मदर या फादर में ऐड होगी जिसकी इनकम ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल ये इस बच्चे की बात चल रही है, उसकी मदर की इनकम 3 लाख है और फादर की इनकम 4 लाख है, तो ये इंटरेस्ट की इनकम फादर में ऐड होगी, क्लब होगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन कहता था माइनर के हाथ में जाएगी, दूसरा ऑप्शन था मदर या फादर में जाएगी, तीसरी एग्जेम्प्ट, चौथा फादर के साथ। तो ऑप्शन चारों वही है, लेकिन अब के बाद मेरा आंसर है बी ऑप्शन कि मदर या फादर में क्लब होगी जिसकी इनकम ज्यादा हो। दोनों में फर्क आपको समझ में आया होगा। पहले केस में स्कॉलरशिप की इनकम थी और दूसरे केस में FD की इनकम है। वेल, तीसरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The central government has been empowered by entry number dash dash of the union list of schedule 2 of the Constitution of India to levy tax on income other than agriculture income। ये कह रहा है कि यूनियन लिस्ट में वो कौन सी एंट्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर करती है, एम्पावर करती है। ठीक है, हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के अलावा किसी भी इनकम पे टैक्स लगा सकती है। तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में कौन सी एंट्री ने उसको दी है, तो एंट्री 82 है सर। ऑप्शन सारे 84, 82, 81, 85। एंट्री नंबर 82 ने ये पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अदर देन एग्रीकल्चर इनकम वो किसी भी इनकम पे इनकम टैक्स लगा सकती है। वेल, अगला क्वेश्चन आ रहा है द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। ये इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू हुआ? एक्चुअली क्या है कि इसका एक्ट है 1961, लेकिन ये जो लागू हुआ है वो है 1 अप्रैल 1962 से। तो ये एप्लीकेबल है पूरे इंडिया पे फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ठीक है सर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। Amongst the following that is empowered to levy tax
टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। हर राज्य चाहे तो वो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाए और ना चाहे तो ना लगाए, तो ये पावर स्टेट को दे रखा है। एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टेट, राज्य को अधिकार है। सर इसका आंसर बी हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन। वेल, जो सर्कुलर और नोटिफिकेशंस निकाले जाते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज निकाले जाते हैं। तो जो CBDT होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो निकालेगा। तो ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे बाइंडिंग होते हैं, उनको ये मानने पड़ेंगे सर। ठीक है सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑप्शन है वैसे भाई। CBDT तो निकालता है, असेसीज के ऊपर बाउंडिंग नहीं होते, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। उनको पता लगना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए सर, आप इसको देख लीजिएगा एक बार वीडियो को वापस, अगर आपको कम समझ आया हो तो। थैंक यू।